start chapter 9, which is force and laws of motion. As you all know, up to now we have studied chapter 1, after that chapter 5. Chapter 1 was matter in our surroundings, and chapter 5 was cell. So अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 9, विच इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. ये आपका चैप्टर 9 है, ठीक है. तो सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा, व्हाट इज़ फोर्स. फोर्स क्या है? फोर्स इज़ अ पुश और पुल which tends to change the position of rest or motion of any object, that is termed as force. अब जैसे फॉर एग्जांपल टू ओपन अ डोर आइदर वी पुल और पुश इट. मीन्स अगर हमें कोई डोर खोलना होता है तो हम क्या करते हैं, या तो उसको अपनी तरफ खींचते हैं या उसको धकेलते हैं, मतलब पुश करते हैं दूसरी तरफ. तो दैट मीन्स फोर्स इज बेसिकली अ पुश और पुल विच टेंड्स टू चेंज द पोजिशन ऑफ रेस्ट or motion of any object. Okay, next, it is the force that enables us to do any work. Clear है? तो अगर बेसिकली हम फोर्स की जो मेन डेफिनेशन की बात करेंगे तो वो क्या होगी, टू डू एनीथिंग ईदर वी पुल और पुश द ऑब्जेक्ट, देयरफॉर पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम कि भाई फोर्स जो है वो क्या क्या इफेक्ट्स कॉज कर सकती है. Means which effects can be caused by application of any force. तो first effect is force can make a stationary body in motion. Means कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो दैट कैन बी सेट इनटू मोशन. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल पे जब हम किक करते हैं तो क्या होता है, फुटबॉल क्या करती है, मूव करने लग जाती है. दैट मीन्स जब हम अपने लेग से यानी कि अपने पैरों से फोर्स लगाते हैं फुटबॉल के ऊपर तो क्या होता है, फुटबॉल स्टार्ट्स रोलिंग. क्लियर है? नेक्स्ट, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. फॉर एग्जाम्पल बाय अप्लाइंग ब्रेक अ रनिंग साइकिल और रनिंग व्हीकल कैन बी स्टॉप्ड. तो फर्स्ट थिंग आपको पता चली कि भी फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रेस्टिंग ऑब्जेक्ट को, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसको आप मोशन में ला सकते हो. सेकेंड जो इफेक्ट है फोर्स का वो क्या है कि फोर्स जो होती है बेटा वो क्या कर देती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर देती है. मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है ऑलरेडी तो वो उसको रोक सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल एक क्रिकेटर जो है, फील्डर, क्रिकेट मैच जब होता है तो उसमें एक फील्डर क्या करता है, बॉल को रोकता है ना, बॉल चलती है तो वो क्या करता है, उसके ऊपर फोर्स लगाता है. तो दैट्स वाई वो बॉल जो होती है वो रुक जाती है. नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल अब भाई क्रिकेट में बॉलर बॉल को थ्रो करता है, बॉलिंग करते टाइम बॉल को थ्रो करता है क्रिकेट बैट्समैन की तरफ, और बैट्समैन उसको शॉट लगा के उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है. तो दैट मीन्स अब बॉलर ने फोर्स अप्लाई की, देन जो बैट्समैन है उसने अपने बैट से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, तो उसके इफेक्ट से क्या हुआ कि बॉल का जो डायरेक्शन था वो चेंज हो गया. क्लियर है इतना? उसके बाद नेक्स्ट है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी. कि भाई फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या कर सकती है, बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है. मतलब फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी. फॉर एग्जांपल अब आपका कोई फ्रेंड साइकिल चला रहा हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसको कई बार पीछे से अगर पकड़ लेते हो तो क्या होता है, वो आगे मूव नहीं कर पाता. ठीक है, और आप ऐसा भी इसमें ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई किसी भी जैसे कि कोई रनिंग व्हीकल है, ठीक है, उसकी स्पीड को जब बढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी इंजन की फोर्स को इंक्रीज़ करते हैं. कैसे? जैसे कोई कार है, ठीक है, तो कार की स्पीड को इंक्रीज़ हम कैसे करते हैं, उसके एक्सेलरेटर को ज़्यादा प्रेस करके. एक्सेलरेटर को जैसे ही आप प्रेस करते हो तो जो कार का जो इंजन है वो ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करने लग जाता है, और जैसे आप ब्रेक्स को अप्लाई करते हो तो इंजन की फोर्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है. तो दैट मीन्स आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो फोर्स से क्या करते हो, आप स्पीड को डिक्रीज़ करते हो. जब एक्सेलरेटर को दबाते हो, एक्सेलरेटर को प्रेस करते हो तो उस केस में आप क्या करते हो, इंजन की फोर्स को इंक्रीज़ करते हो, जिसके कारण क्या होता है, अल्टीमेटली जो गाड़ी है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. क्लियर है? तो अभी तक अपने 4 इफेक्ट्स पढ़े. लास्ट इफेक्ट इज फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये आपने क्लासिकल एग्जांपल, जो सबसे ज़्यादा एग्जांपल जो है वो अपने घरों में हम देखते हैं. मम्मी को आटा गूंथते टाइम देखा होगा आपने, मम्मी क्या करती है, ऐसे हाथों से जो डो है यानी आटा जो है उसकी शेप को चेंज कर देती हैं.
तो वो फोर्स अप्लाई करती हैं उस पर। इसके अलावा बाय हैमरिंग, ठीक है, हम हैमरिंग से क्या करते हैं, मेटल के ब्लॉक को थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और हैमरिंग से ही किसी स्टोन को, बड़े स्टोन को छोटे छोटे पीसेज में तोड़ा भी जा सकता है। तो दैट मीन्स आपको पता चला कि फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज़ को भी चेंज कर सकती है। आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ फोर्सेस। अब बेटा फोर्स के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप इज बैलेंस फोर्स, सेकंड टाइप इज अनबैलेंस फोर्स। अब ये बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस होती क्या हैं? तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे बैलेंस फोर्सेस के बारे में। बैलेंस फोर्सेस क्या हैं कि भाई जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही हो, ठीक है, लेकिन सबका जो मतलब एक्चुअल फोर्स, जो नेट फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट पे, वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब वो ऑब्जेक्ट कहीं ना जाए, फोर्स तो लगे उस ऑब्जेक्ट पे लेकिन वो अपनी पोजीशन चेंज ना कर पाए। मतलब अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, मोशन में तो मोशन में रहे। तो उस टाइप की फोर्स को हम क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल टग ऑफ वॉर जो होता है, रस्सा कस्सी का जो मुकाबला होता है, उसमें दोनों टीमें सेम फोर्स अप्लाई करती हैं तो रस्सी जो है वो अपनी जगह पे ही रहती है, वो अपनी जगह से नहीं हिलती। तो दैट मीन्स ऐसी फोर्स क्या होगी, बैलेंस फोर्स हो गई। और जैसे ही क्या होगा, अगर कोई एक टीम ज़्यादा फोर्स लगाने लगेगी तो रोप जो होगी वो उसी टीम के डायरेक्शन में जाने लग जाएगी। दैट मीन्स उस केस में वो फोर्स क्या होगी, अनबैलेंस हो गई। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाने लगे, जिस फोर्स के डायरेक्शन में जाने लग जाए, तो दैट मीन्स फोर्स क्या हो गई, अनबैलेंस हो गई। और अगर वो उसी स्टेट में रहता है, उसी पोजीशन पे रहता है, तो हम क्या कहेंगे कि उसके ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, बैलेंस फोर्स एक्ट कर रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक वुडन ब्लॉक है, उस पर चारों तरफ से फोर्स लगाई जाए और इक्वल फोर्स लगाई जाए तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। क्लियर है? अब तो हमें एक चीज़ क्लियर हुई कि बैलेंस फोर्सेस से हम स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि बैलेंस फोर्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और अपोजिट होती हैं एक दूसरे की। जब अपोजिट होंगी तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। दूसरी चीज़ है, हाँ, एक चीज़ कर सकती हैं बैलेंस फोर्सेस कि भी वो शेप को और साइज़ को चेंज कर सकती हैं। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल एक बलून है, ठीक है, बलून को अगर हम दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगा के कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, उसका साइज़ जो होगा वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब उसकी शेप जो होगी वो चेंज हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम अनबैलेंस फोर्स की बात करें कि अनबैलेंस फोर्सेस वो होती हैं बच्चे जब जो फोर्सेस हैं उनका जो रिजल्टेंट है, ठीक है, रिजल्टेंट जो है वो जीरो से ज़्यादा हो जाए। रिजल्टेंट क्या, जैसे फॉर एग्जांपल भाई अब रस्साकसी वाला ही है, ठीक है, एक टीम लगा रही है, एक साइड से फोर्स वो 50 लगा रही है, मान लो उसका मैग्नीट्यूड जो है फोर्स का वो 50 है, ठीक है, और दूसरी टीम लगा रही है 100 लगा रही है, तो जो रोप जो होगी वो 100 वाले के साइड में चली जाएगी। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि भाई उसकी फोर्स ज़्यादा थी ना, एक साइड में ज़्यादा थी, तो रिजल्टेंट जीरो नहीं हुआ। रिजल्टेंट क्या हुआ, 50 इधर से लगाई जा रही थी और 100 वो उधर लगा रहे थे, तो 100 में से 50 माइनस हो गया, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या बची हमारी, 50 बची। तो दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आ गई फोर्स की, कोई क्या आ गई, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो दैट मीन्स उस केस में जो नेट फोर्स जो है उसकी जीरो से बड़ी वैल्यू आ गई। तो दैट मीन्स वो फोर्स क्या है, अनबैलेंस फोर्स है। और अनबैलेंस फोर्सेस क्या क्या कर सकती हैं, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, मतलब कि रेस्टिंग ऑब्जेक्ट जो है उसको मोशन में ला सकती हैं। कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूविंग है उसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकती हैं, या कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूविंग है उसकी स्पीड को डिक्रीज भी कर सकती हैं, या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक भी सकती हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अब जो कि बैलेंस फोर्स कर सकती थी उसी तरीके से ये भी शेप और साइज़ को चेंज कर सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। तो जब भी हम फोर्स की बात करेंगे तो उनमें सबसे पहले आएंगे लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। मोशन को भी स्टडी करने के लिए लॉज ऑफ मोशन की ज़रूरत है और फोर्स को भी स्टडी करने के लिए। तो जो सबसे पहला लॉ दिया गया था दैट वाज गिवन बाय गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली ने मोशन का जो फर्स्ट लॉ था, वो सबसे पहले जो मोशन के ऊपर कोई भी लॉ दिया था वो गैलीलियो गैलीली ने दिया था। गैलीलियो गैलीली ने क्या कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल he said that object move with a constant speed when no forces act on them. This means if an object is moving on a frictionless path and no other force is acting upon it, the object would be moving forever. That is, there is no unbalanced force working on the object. But practically it is not possible for any object because to attain the condition of zero unbalanced force is impossible. Force of friction, force of air and many other forces always acting upon an object. तो अब हम इसको आसान भाषा में समझते हैं
कि भी गैलीलियो गैलीली ने क्या कहा, उसने कहा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स ना लगाई जाए, ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे हम, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स ना लगाई जाए, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उस पर हम कोई भी फोर्स ना लगाएं, कोई भी फोर्स कैसे, फ्रिक्शन ना लगे, मतलब उसके टायर जो हैं वो ज़मीन पे लग रहे हैं, तो जो अर्थ है या रोड जो है वो उसके टायर्स पे फ्रिक्शन की फोर्स अप्लाई ना करे, ठीक है, तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन ऐसा होना नियरली इम्पॉसिबल है। कैसे? क्योंकि भाई जीरो अनबैलेंस फोर्स के लिए ज़रूरी क्या है, फ्रिक्शन बिल्कुल जीरो होना चाहिए, हवा नहीं होनी चाहिए, और भी इंजन के जो पार्ट्स वगैरह हैं उनके अंदर भी फ्रिक्शन बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए, और वो करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अर्थ पे हम रहते हैं तो एयर तो ज़रूरी है हमारे लिए, तो अगर कोई व्हीकल चल रहा है, और दूसरी बात अगर फ्यूल कंबशन करवाना है आपको गाड़ी के अंदर, उसके लिए भी एयर नेसेसरी होती है, तो अगर एयर होगी तो एयर का फ्रिक्शन होगा ही होगा, और दैट मीन्स किसी भी केस में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है थोड़ा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमारे लिए ज़रूरी था, तो इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है आपको। तो जो मेन है वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो गैलीलियो के ही लॉज को आगे पढ़ते हुए न्यूटन ने 3 लॉज दिए, और इन्हीं लॉज को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो न्यूटन का जो सबसे पहला लॉ था, वो लॉ क्या कहता था कि एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन until it is compelled to change the state by applying external force। कि भाई न्यूटन ने क्या कहा कि भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करती है। अब एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, और वो एक चेयर है, मान लो एक चेयर अपनी जगह पे तब तक रहती है जब तक कि हम उस पर फोर्स नहीं लगाते। जैसे ही आप फोर्स लगाते हो तो मूव करने लग जाती है ना। तो दैट मीन्स कि भाई अब आप जो फोर्स लगा रहे हो, इंटरनल फोर्स वो होगी जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही हो। जैसे कार है, कार के अंदर इंटरनल फोर्स क्या होगी, जो फोर्स उसका इंजन जनरेट करेगा, और एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी, जो हम पुश करेंगे, ठीक है। अगर हम उसको पुश कर रहे हैं तो वो क्या होगी, एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगी। तो सिमिलरली ये भी यही कह रहा है कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक कार चल रही है, ठीक है, अगर उस कार के टायर्स पे फ्रिक्शन ना लगे तो क्या होगा, कार कंटिन्यूसली चलती रहेगी, ठीक है। एयर का फ्रिक्शन ना लगे और सरफेस से फ्रिक्शन ना लगे, तो दैट मीन्स अब ये एक्सटर्नल फोर्सेस होगी। क्यों? वो फोर्सेस बाहर से लग रही हैं, एयर भी बाहर है, बॉडी के अंदर नहीं है, ठीक है, गाड़ी के अंदर नहीं है, ठीक है, और जो सरफेस का फ्रिक्शन है वो भी एक्सटर्नल है, वो बॉडी उस गाड़ी से रिलेटेड नहीं है। तो ये पता लग गया आपको। उसके बाद न्यूटन ने सेकेंड लॉ भी दिया। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि भी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसके बारे में आगे हम क्लियर करेंगे, उससे पहले हमें मोमेंटम के बारे में पता होना जरूरी है, तभी आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ पाओगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इसका ब्रीफ थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है, उसके बाद मैं आपको डिटेल में इसको आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो ये लॉ कहता है कि भी किसी भी ऑब्जेक्ट के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके ऊपर लगने वाली फोर्स के, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, बाकी इसको एक्सप्लेन डिटेल में आगे करेंगे। नेक्स्ट है, न्यूटन ने थर्ड लॉ भी दिया। थर्ड लॉ जो है वो थर्ड लॉ ये कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, कि भाई फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मीन्स इसका मतलब क्या है, जैसे